चलो एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है बच्चों, फोर्स। पहले टॉपिक जो था पिछले साल तक की जो बुक में था उसका नाम था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। क्या नाम था बच्चों पहले? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और अभी इसका जो नाम है, चैप्टर का नाम बता क्या है चैप्टर का नाम? फोर्स एंड इसका अफेक्ट, कि ये मोशन को किस तरीके से अफेक्ट करता है, ऐसा ही कुछ नाम है। फोर्स एंड हाउ फोर्स अफेक्ट मोशन, कि फोर्स क्या होता है और फोर्स जो है वो मोशन को किस तरीके से अफेक्ट करता है। मोशन वाला टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब हमें आज एक नया कंसेप्ट पढ़ना है बच्चों, फोर्स। हिमांशी अगर छोटा सा कंसेप्ट समझे कि यार ये फोर्स है किस चिड़िया का नाम, क्या होता है फोर्स? थोड़ा सा एक दिमाग लगाओ। पुश और पुल वाली बातें तो बेटा ठीक है, बुक की बातें हो गई। मैं तो एक नॉर्मली आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, ये फोर्स है क्या? क्या है ये फोर्स? प्रैक्टिकल लाइफ में अपन फोर्स किसको बोल देते कि यार इधर कर, इधर इधर फोर्स मत लगा, यार इधर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। नॉर्मली अपन इस तरीके से इन चीजों को क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं कि सर यहां पर फोर्स लग रहा है और यहां पर फोर्स नहीं लग रहा है। चलें आगे। अब ध्यान से सुनना, ये फोर्स एक्चुअल में होता क्या है। साइंस कहती है कि भैया अगर आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को अगर आप पुश या पुल करते हो, यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में या तो आप इसको क्या करो, पुश करो, या आप इसे क्या करो बच्चों, पुल करो। यानी कि अगर आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है तो उसको पुश करना यानी कि इधर की तरफ धकेलना, या फिर उसी को वापस अपनी तरफ पुल करना, खींचना। अगर ये दोनों में से कोई भी चीज अगर हुई है तो आप क्या बोलोगे कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगा है बच्चों, फोर्स लगा है। दिव्यांशु समझ में आ रहा है बेटा? तो फोर्स को हम क्या समझ सकते हैं कि सर अ पुश और पुल, अ पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो पुश और पुल अप्लाई किया जाता है, उसी पुश और पुल को बच्चों हम किस नाम से जानते हैं कि सर ये तो क्या है, इज कॉल्ड फोर्स। सर ये तो क्या है, फोर्स लग चुका है। आपके पास कोई भी एक बक्सा है, वो बक्सा, मम्मी ने बोला कि ये बक्सा बेटा इधर उधर खिसका दे। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उसको पकड़ के खींच लो अपनी तरफ, या उसको पकड़ के धकेल दो। तो दोनों ही केसेस में उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगा है बच्चों, फोर्स लगा है। तो फोर्स को मैं किस तरीके से समझ सकता हूं कि या तो एक पुश या एक पुल किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर अप्लाई किया जाता है तो हम क्या बोल देंगे कि वहां क्या लगा है बच्चों, फोर्स लगा है। समझ सकते हैं? अब एक छोटी सी बात समझना बच्चों कि ये जो फोर्स है आपका, ये किसी भी मोशन को, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है। अब यहां पर ये जो फोर्स है बच्चों, वैसे तो इस 9th क्लास में अपना इतना डीप है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इसको एक्सप्लेन करने की। कि एक पुश और पुल आपने अप्लाई किया, अब ये हिमांशी वहां जाके तीन चीजें कर सकता है। वो तीनों चीजें मैं बता रहा हूं, या तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, या तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे है, तो उस रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को ये किस में ला सकता है, मोशन में ला सकता है। जैसे एक फुटबॉल पड़ी हुई है, फुटबॉल पे जाके आपने किक कर दिया, पहले वो किस पे थी, रेस्ट पे थी, तो जो आपने जो फोर्स लगाया उसने रेस्ट वाली फुटबॉल को किस में लेकर आ गया, वो मोशन में लेकर आया। यानी कि कभी भी कोई भी फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वो फोर्स किसी भी रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मोशन के अंदर ला सकता है। ठीक है, दूसरा क्या कर सकता है तुम लोग भी बताओ कि भैया अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकता है। जैसे कि वही फुटबॉल अगर इस तरीके से ग्राउंड से चलकर आ रही होती है तो हम ऐसे उसको पैर से रोक देते हैं, नहीं रोक देते, ऐसे पैर लगा देते हैं उसके ऊपर, तो वो फुटबॉल क्या हो जाती है,
रुक जाती है। नहीं आ रही बात समझ में? तो बच्चों क्या हुआ कि जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ला सकता है और मोशन से रेस्ट में ला सकता है। यानी कि मैं कह सकता हूं इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में अगर मैं बोलूं तो मैं ये लिख सकता हूं बच्चों कि उस ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकता है। किसको चेंज कर सकता है? स्टेट को चेंज कर सकता है। स्टेट मतलब देखो रेस्ट भी एक स्टेट है, रेस्ट में पड़ा है भैया इस अपनी स्टेट में, मोशन भी क्या है? एक स्टेट है। तो अपनी स्टेट को क्या कर सकता है? वो चेंज कर सकता है। कौन बच्चों? स्लो मोशन नहीं, वो फोर्स। वो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ला सकता है और मोशन से ही किस में ला सकता है? रेस्ट में। कहने का मतलब क्या हुआ कि उसकी स्टेट को क्या कर सकता है? वो चेंज कर सकता है। कौन? फोर्स। और तीसरी कंडीशन ये है बच्चों कि कई बार वो स्टेट चेंज ना करके बच्चों उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। डायरेक्शन को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। जैसे कि एक छोटी सी बात समझना, तुमने वो बाहुबली मूवी देखी ना? बाहुबली मूवी के अंदर क्या होता है? वो मतलब वो बेल वगैरह, पता बेल के सींग के ऊपर वो बांध देते हैं, क्या आग के जैसे। मूवी नहीं देखी तुमने बाहुबली? देखी ना? तो उसके ऊपर वो बांध देते हैं और फायर ही फायर, फिर वो सारे सारे बेल इस तरीके से आते हैं। सीन देखा वो? तो उसमें क्या होता है, एक बेल इधर राजकुमारी की तरफ आ जाता है, फिर वो बाहुबली आता है, क्या करता है? पकड़ के सीधा उसको घुमा देता है। क्या वो बेल रुकता है? क्या वो बेल मूविंग कंडीशन से रुक जाता है क्या? नहीं। लेकिन वो बाहुबली ने जो फोर्स अप्लाई किया था उसकी वजह से उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। यानी कि फोर्स क्या क्या कर सकता है? रेस्ट को मोशन में ला सकता है, मोशन को रेस्ट में ला सकता है, और ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी क्या कर सकता है बच्चों? चेंज कर सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? अब बच्चों इस पूरी की पूरी कंडीशन को हमने क्या नाम दे दिया कि भैया ये क्या हो रहा है? ये फोर्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ये किसकी बात हो रही है बच्चों? ये बात हो रही है आपकी फोर्स की। तो अब इस सारी की सारी बातों को मैं हिंदी में पहले बोलूंगा और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा कि सर फोर्स क्या है। सर फोर्स एक टाइप का पुश या पुल है जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया जाएगा, और वो जो ऑब्जेक्ट है या तो अपनी स्टेट को क्या कर लेगा? चेंज कर लेगा, और या क्या करेगा बच्चों? उसकी डायरेक्शन को क्या कर देगा? चेंज कर देगा। ऐसे पुश और पुल को क्या बोला जाता है? फोर्स बोला जाता है। पहले जब नॉर्मल छोटी क्लासेस में जब पढ़ाया जाता था तो नॉर्मली बोल दिया जाता था कि अ पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। लेकिन अब यहां ऐसा नहीं है। यहां बोला जाएगा कि अ पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, कि एक पुश और पुल ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया गया, विच चेंज द स्टेट, जो या तो स्टेट को चेंज करेगा या डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो हमेशा ही ऐसे ही होता है क्या बेटा? हमेशा ऐसे ही होता है। मान लो अगर बाहुबली आया, बाहुबली ने अगर पकड़ा उसका सींग और बेल नहीं मानता और बाहुबली को साथ ले जाता, तो क्या डायरेक्शन चेंज हुई? नहीं चेंज हुई। जैसे फुटबॉल आई, अब फुटबॉल आई और मान लो तेज फुटबॉल आई, अब तुमने उसको रोकने की कोशिश करी और पता पड़ा तुम ही फुटबॉल के साथ, तो क्या हमेशा स्टेट चेंज होगी क्या? मान लो ट्रक आ रही है सामने से, तुमने बोला आज से मैं ही बाहुबली, तुमने उसको रोकने की कोशिश की कि रुक जाएगी वो, तो क्या फोर्स नहीं लगा? तो फिर तुमने तो कहा था फोर्स तो क्या करेगा? स्टेट को चेंज कर देगा। ना तो स्टेट चेंज हुई ना डायरेक्शन। बाहुबली ने ना तो डायरेक्शन चेंज करी और ना स्टेट चेंज करी। क्या करना है बताओ? क्या करें? इस केस में हमें लिखना पड़ेगा कि सर देखो वो फोर्स जो है वो हो सकता है डायरेक्शन को चेंज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, या तो डायरेक्शन चेंज कर देगा या फिर चेंज करने की कोशिश तो करेगा। बाहुबली ने उसको घुमाने की कोशिश तो की। जब वो फुटबॉल आई और तुमने उसको पकड़ा, तब तुमने उसको पकड़ने की क्या वरदांत क्यों निकाल रहा है इतने? कोशिश तो की। ऐसे ही बढ़ाते हैं सर, तो उसको कोशिश तो की उसको रोकने की। भाई ट्रक आया तो तुम बाहुबली बन गए, तो बेटा तुमने कोशिश तो की। यानी कि
फोर्स क्या होगा कि फोर्स एक पुश और पुल होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया जाता है, विच चेंज द डायरेक्शन या ट्राई टू चेंज द डायरेक्शन। या तो स्टेट को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, या बच्चों क्या करेगा, ट्राई टू चेंज द स्टेट। दोनों पॉइंट्स लिखने हैं। अ पुश और पुल अप्लाई ऑन एन ऑब्जेक्ट विच आइदर चेंज द स्टेट और ट्राई टू चेंज द स्टेट, चेंज द डायरेक्शन और ट्राई टू चेंज द डायरेक्शन। तो बेटा ये होगी एक तरीके से मतलब 11th क्लास की डिफाइन, शानदार डिफाइन। इसी को क्या बोला गया, फोर्स बोला गया। मेरे हिसाब से फोर्स की डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो चुकी है कि फोर्स क्या होता है। अ पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट विच आइदर चेंज द स्टेट और ट्राई टू चेंज द स्टेट और चेंज द डायरेक्शन और ट्राई टू चेंज द डायरेक्शन आर नोन एज फोर्स या इज कॉल्ड फोर्स। समझ में आया क्या बच्चों? वाह सर, मजा आ गया। अब अगर फोर्स के बारे में अगर आपको हल्की फुल्की जानकारी अगर हो चुकी है तो फिर फोर्स की कुछ कहानियां और समझा दूं। बोलो समझा दूं। एक बच्चों आपको फोर्स की एसआई यूनिट याद रखनी है। क्या यूनिट याद रखनी है? एसआई यूनिट याद। अब बताओ ये एसआई यूनिट की जरूरत क्यों पड़ी? एक कहानी सुनाता हूं तुम्हारा, एसआई यूनिट की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले फोर्स की बात थी, हर एक इंसान अपने अपने, हर एक बंदा जो, जब फोर्स की बात चल रही थी कि फोर्स को यार किस में मेजर करें यार, तो हर एक आदमी अपने हिसाब से बात कर रहा था। मेरे हिसाब से यार फोर्स को मेजर ही मत करो। कोई दूसरा है कि फोर्स को अपन क्या कह देते हैं, धक्का कह देते हैं कि सर इसने मुझे क्या दिया, धक्का दिया। तो फिर पता लगा कि यार उसको कैसे मेजर करेंगे। बोले सर मेजर कर लेंगे, जोर से धक्का दिया, धीरे से धक्का दिया, बहुत धीरे से धक्का दिया, क्या मेजर किया जा सकता है? नहीं। अमेरिका वाले हैं, उन्होंने लिख के दिया, ओ भाई ओ ये क्या है, हमारे को धक्का समझ ही नहीं आता, हम कह देंगे पुश। जैसे ब्रिटेन वाले हैं, उन्होंने बोला नहीं, हम क्या कहेंगे, पुल। कोई यूनिट तो होनी चाहिए ना, किस में मेजर करोगे? मेरी बात समझ में आ गई क्या? समझ में आ रहा? तो बच्चों फिर हम ऐसा यूनिट पर बात आई कि ऐसा यूनिट वो यूनिट होती है जिसको पूरी दुनिया मानेगी, पूरी दुनिया एक ही यूनिट को मानेगी, कोई अपनी दादागिरी नहीं लगाएगा। और बच्चों उस एसआई यूनिट को बोला गया न्यूटन। क्या बोला गया? न्यूटन। क्यों? क्योंकि सर आइजैक न्यूटन, हमारे प्यारे न्यूटन बाबा ने इसकी डिस्कवरी की थी, फोर्स के बारे में बताया था, तो उन्हीं के बिहाफ पर बच्चों इसकी एसआई यूनिट आपको क्या याद रखनी है? न्यूटन। और न्यूटन को किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, एन से नहीं, कैपिटल एन से, क्योंकि स्मॉल एन से किसी और को डिनोट किया जाता है। याद रह जाएगा। तो एसआई यूनिट क्या हो गई इसकी? न्यूटन हो गई। इसकी एक सीजीएस यूनिट और होती है बच्चों, सीजीएस यूनिट। कौन सी यूनिट? इसकी सीजीएस यूनिट होती है बच्चों डायन। डायन नहीं है ये, डायन नहीं है, डाकण भूत नहीं है, डायन आंख नहीं है, नो नो डायन, इट्स डाइन। समझ में आ गई क्या? चल सकता हूं। इसकी एक एमकेएस यूनिट और होती है बच्चों, इसकी एक एमकेएस यूनिट और होती है जिसको हम बोलते हैं केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दीदी से पूछ लेना, पीछे बैठी है, इनको सब पता है। केजी इंटू मीटर पर सेकंड एमकेएस यूनिट है। और इसी को बच्चों बोला गया 1 न्यूटन। इसी की वैल्यू को क्या बोलते हैं हम? 1 न्यूटन बोलते हैं। याद रह जाएगा पक्का। अब एक रिलेशन बता दे रहा हूं, एक रिलेशन याद रखना है कि 1 न्यूटन के अंदर, 1 न्यूटन के अंदर कितने डायन होते हैं? तो याद रखना है 1 न्यूटन के अंदर 10⁵ डायन होते हैं। ये भी रिलेशन आपको याद रखना है। बताओ फोर्स के बारे में कितना कुछ पढ़ा चुका हूं मैं? बहुत कुछ पढ़ा चुके हैं। फोर्स की डिफाइन बताई, उसके बारे में पूरा कंप्लीट एक डिफाइन बताई। एग्जांपल भी अपन कह सकते हैं, जैसे कि अ पुश अप्लाइड ऑन एन टेबल, अ ट्रॉली इज पुल्ड, अ कार इज पुल्ड बाय अ ट्रैक्टर। बहुत सारे एग्जांपल्स अपन लिख सकते हैं। उसके बाद दिव्यांश आज बोल नहीं रहा, क्या बात है बेटा? ऐसा यूनिट क्या बना रहा है? घर पे फोड़ा तेरे को आज, कूटा घर पे? देखा सच आ गया। कोई बात नहीं बेटा, घर वाले हैं कूट देते हैं, इसमें क्या है। हमने तो कभी कभी मूड फ्रेश होने के लिए भी मार खाई है।
घर वालों का मूड अच्छा नहीं, आज कूट दो, ठीक है, अपना अपना इंजॉयमेंट है। टॉपिक पर आ जाओ। तो सीजीएस यूनिट क्या थी बच्चों? न्यूटन थी, सॉरी एसआई यूनिट न्यूटन थी, सीजीएस यूनिट इसकी डायन थी। ये रिलेशन याद रखना, कोई दिक्कत हो तो बता दो, चल सकता हूं मैं आगे। बन्नाट पढ़ लो। हाँ बेटा, 1 न्यूटन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वो एसआई में भी चलती है और एमकेएस में भी चलती है, लेकिन एग्जैक्ट एमकेएस तो ये यूनिट है, ठीक है ना। इसी को हमने 1 न्यूटन कहा है, याद रह जाएगा बच्चों। फोर्स कोई दिक्कत नहीं है। अब फोर्स का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ये फिर से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। फोर्स का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलरेशन। अब आप बोलोगे सर ये क्या होता है? किसी बच्चे को पता है क्या ये क्या होता है? मास तो समझते हो ना, मास तो पहले पढ़ाया हुआ है। वेट अलग चीज होती है, मास अलग चीज होती है, ठीक है ना। तो मास और वेट अलग अलग चीज होती है, लेकिन हाँ मैं समझ में आ जाएगा। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी अगर याद नहीं भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, अभी याद करो, इसको मैं आगे चल के और डिटेल में बता दूंगा एक्सेलरेशन क्या होता है। मोशन वाले टॉपिक में वैसे बताया हुआ है। चलें, थोड़ा सा फॉर्मूले को और रीराइट कर रहा हूं। फोर्स को लिख रहा हूं बच्चों एम। एफ, एम को क्या लिखेंगे? मास को क्या लिखेंगे? एम लिख देंगे, और एक्सेलरेशन को स्मॉल है। ये लो बच्चों, एक नया फॉर्मूला हो गया कि फोर्स इक्वल्स टू फादर इक्वल्स टू मदर। एफ से फादर, इधर से माँ, एफ इक्वल्स टू माँ। बात समझ में आ गई क्या? तो बेटा दोनों बराबर कूटने के हकदार हैं। इन्होंने 4 झापट मारी तो मम्मी भी 4 मार सकती। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है ना, चल सकते हैं आगे। एफ इक्वल्स टू एम है, याद रहेगा। कोई दिक्कत हो तो बता दो, कैसे होगी तुम्हारे को? फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब बच्चों दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक होता है बैलेंस्ड फोर्स, एक होते हैं बच्चों बैलेंस्ड फोर्स या बैलेंस्ड फोर्सेस, और एक होते हैं बच्चों अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब इनका मीनिंग क्या होता है? बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, क्या मतलब होता है इनका? मतलब बता दूं मैं? चलो, बैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या हुआ कि कोई एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, क्या है? कोई एक ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर चारों तरफ से फोर्स लग रहे हैं। इधर से एक भाई आया, उसने इसको 5 न्यूटन के फोर्स से इधर की तरफ धकेला। फिर इधर से एक दूसरा भाई आया, उसने इसको 5 न्यूटन के फोर्स से इधर की तरफ धकेल दिया। इसी बीच में ऊपर एक आदमी इसको 10 न्यूटन के फोर्स की तरफ से धकेलता है, और एक आदमी नीचे आता है और 8 न्यूटन के फोर्स से उसको धकेल रहा होता है। इसी बीच जो ये आदमी धकेल रहा होता है, नीचे लटका हुआ है 8 न्यूटन के फोर्स से, एक टावर और आता है और उसके पैरों में लटक जाता है। तो बेटा वो टावर इधर नीचे 2 न्यूटन का और फोर्स लगा देता है। अब अगर देखा जाए तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं? हिमांशी बोलती रहे बेटा, कितने फोर्स लग रहे हैं? इस 5 फोर्स लग रहे हैं, एक इधर, एक इधर, एक ऊपर, 2 नीचे। लेकिन ये सारे फोर्सेस आपस में मिलकर बैलेंस्ड है। क्यों? क्योंकि 10 ऊपर लग रहा है, 10 नीचे लग रहा है। 10 और 10 कितने होंगे? 20 होते हैं। यहां 10 और 10 कितने होंगे? 0। 10 इधर, 10 इधर, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कितना लगा? 0। अगर मैं इधर खड़ा हो जाऊं, एक आदमी इधर से खींचे, एक आदमी इधर से खींचे, 10 इधर से, 10 न्यूटन इधर से, 10 न्यूटन इधर से, मैं कहीं जाऊंगा क्या? बैलेंस हो जाऊंगा। अच्छा, फिर कोई एक ऊपर खींचे, फिर एक कोई नीचे खींचे, 10 न्यूटन के, अच्छा 5 इधर लग रहा है, 5 इधर लग रहा है, 10 ऊपर लग रहा है, और 10 ही कहां लग रहा है? नीचे। मुझे एक बात बताओ बच्चों कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है? 0। ये ऑन नहीं लिखा हुआ है, ये 0 न्यूटन लिखा हुआ है। 0
न्यूटन। यानी कि बच्चों जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे फोर्स लग रहे हों लेकिन फिर भी नेट फोर्स कितना हो जिसके ऊपर 0 न्यूटन हो, उसको क्या बोला जाएगा बच्चों कि ये बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। ये सारे आए लेकिन ऑब्जेक्ट का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। तो बच्चों यहां पर मैं 2 की पॉइंट्स लिख रहा हूं, वो दोनों की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले तो जब भी बैलेंस्ड फोर्सेस की बात होगी, किन की बात होगी, बैलेंस्ड फोर्सेस की जब भी बात होगी, तब एक तो आपको याद रखना है कि यहां पर नेट फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना होगा, 0। और क्या ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में रहेगा या रेस्ट कंडीशन में रहेगा, रेस्ट कंडीशन में रहेगा। ऑब्जेक्ट कहीं पर भी मूव नहीं करेगा, और ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा मतलब बच्चों इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्ट कहीं नहीं जाएगा। किस कंडीशन में बात हो रही है, बैलेंस्ड फोर्सेस वाली कंडीशन में बात हो रही है। चल सकता हूं क्या आगे, अरे लाडले बच्चों चलूं क्या आगे। ये कौन से फोर्सेस हो गए बच्चों आपके, बैलेंस्ड फोर्सेस हो गए। आगे की तरफ बढ़ रहा हूं मैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस की तरफ। मान लो मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको 4 न्यूटन से इधर की तरफ खींचा और 7 न्यूटन से इधर की तरफ खींच लिया। फिर ऊपर की तरफ खींचा मैंने इसको 3 न्यूटन से, और नीचे की तरफ भी मैंने इसको खींच लिया 3 न्यूटन से। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तो ये फोर्सेस बैलेंस्ड है क्या, नहीं भाई, ऊपर नीचे वाले तो बैलेंस हो गए, 3 ऊपर और 3 ही कहां पे, नीचे। तो ये तो क्या हो गए बच्चों आपके बैलेंस हो गए, लेकिन ये क्या हो गए, अनबैलेंस्ड फोर्स। और जब भी फोर्सेस अनबैलेंस्ड होते हैं तो अब यहां नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स 3 न्यूटन हुआ। 4 इधर लग रहा था और इधर कितना लग रहा था, तो 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, पर नेट जो फोर्स आया है बच्चों इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, नेट फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में कितना, 3 न्यूटन। तो बच्चों यहां पर अनबैलेंस्ड फोर्सेस में आप कुछ की पॉइंट्स याद रखोगे, बताए थे अभी। सबसे पहला अनबैलेंस्ड फोर्सेस के अंदर पहला की पॉइंट आपको याद रखना है कि यहां पर नेट फोर्स कभी भी 0 नहीं होगा। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि नेट फोर्स इज नॉट इक्वल्स टू 0। फिर और ये ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन में होगा, और मोशन में है तो एक्सेलरेशन भी होगा, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब बैलेंस्ड फोर्स के एग्जांपल बताता हूं। अ बुक इज केप्ट ऑन ए टेबल, एक टेबल के ऊपर एक बुक रखी गई है। मुझे एक बात बताओ, फोर्सेस बैलेंस्ड हैं या नहीं है, बैलेंस्ड है क्योंकि वो कहीं चल ही नहीं रहा है। मैं अगर यूं खड़ा हो जाऊं तो मेरे ऊपर बैलेंस्ड फोर्स काम कर रहे हैं या अनबैलेंस्ड फोर्स काम कर रहे हैं, मेरे पास अनबैलेंस्ड नहीं बैलेंस फोर्स काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मोशन कहीं नहीं हो रहा। समझ में आ गई ना, तो मैं नीचे जा रहा हूं ना, मैं अर्थ मुझे नीचे की तरफ खींच रही है, और नीचे जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है वो मुझे ऊपर की तरफ खींच रहा है, नीचे कहां आ रहा है। मेरी बात समझ में आ गई क्या, तो जो नेट फोर्स कितना हो गया, यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू 0 होगा और यहाँ पर इक्वल्स टू 0 होगा। कहानियां समझ में आई या नहीं है, सोच लो एक बार फिर से, तो बन्नाट तरीके से सोच लो। सोच लिया, अब सुनो। मतलब सर एक चीज आपने हमारे को बता के कंफ्यूज कर दिया, क्या कि 10 और 10 0 होते हैं। हम तो आज तक क्या पढ़ते आ रहे थे कि 10 और 10 20 होते हैं, और आज एक नई कहानी पढ़ ली कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। बोलो बताओ बच्चों, ऑब्जेक्ट के ऊपर तो नेट फोर्स कितना लग रहा है। बच्चे कह रहे हैं सर 0 न्यूटन लग रहा है। डपोड़ो, हमने तुम्हारे को 10 और 10 20 पढ़ाया और आज हम डपोड़ हो गए, क्योंकि हम कह रहे हैं 10 और 10 कितने होते हैं, 0 होते हैं। तो यहां पर एक चीज समझ में आ जाती है कि कहीं ना कहीं जब भी फोर्स की बात कर रहे हो, तब वहां पर सुनना, इस बात को अच्छे से सुनना, यूं करो कान, यूं करो एक बार, कर लिया तुमने, हाँ इधर ध्यान दो। आज हमने एक नई चीज सीखी है कि जब भी फोर्स की बात करेंगे
जब भी किसकी बात करेंगे बच्चों, फोर्स की बात करेंगे, तब डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। कि फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चों अगर ये ही 10 न्यूटन इधर ना लग के अगर ऊपर लग जाता, अब मुझे बताओ ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना न्यूटन फोर्स लग रहा है, अब 20 न्यूटन लग रहा है। तो वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। तो बताओ डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट रोल है या नहीं है। मतलब फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जहां पर उसकी वैल्यू तो होती ही है 10 न्यूटन, लेकिन उसकी डायरेक्शन भी होती है। इसीलिए बच्चों फोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म में यहां लिखवा रहा हूं कि जब मैं फोर्स पढ़ा रहा था तब यहां आपको एक टर्म और ऐड करनी पड़ेगी। ऐसा यूनिट वगैरह लिखवा दी थी ना, ठीक है। यहां पर आपको एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कि फोर्स क्या होती है बच्चों, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या बोलती कंपनी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोले ना यार, समझ में आ रहा है क्या? वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि सर फोर्स को किसकी जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। इसीलिए ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती है बच्चों जिनकी डायरेक्शंस भी होती है। क्या फोर्स की डायरेक्शन होती है क्या? बस, तो फोर्स क्या कौन सी क्वांटिटी हो गई, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। याद रहेगा या नहीं रहेगा? जिसकी डायरेक्शन नहीं होती है, ये भी मैं पहले पढ़ा चुका हूं कि वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो मैंने ऐसे बताया था, जिसकी डायरेक्शन होती है वो वेक्टर है, और जिसकी डायरेक्शन नहीं होती है वो स्केलर। क्या बोलती कंपनी, समझ में आया है या नहीं? क्या क्या पढ़ा दिया है? फोर्स की डिफाइन बता दी, स्केलर वेक्टर बता दिया, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस भी बता दिए, और आगे चल के अनबैलेंस्ड फोर्सेस में कुछ की पॉइंट्स भी लिखवा दिए। ये चाहो तो आप ये नोट्स, ये पूरे के पूरे नोट्स हैं भैया, ध्यान रखना। हाँ, चलें आगे, चलें, चलो भैया आगे क्या टॉपिक दे रखा है बताओ। बैलेंस्ड फोर्स हो गए और अनबैलेंस्ड फोर्स हो गए। इसका एक न्यूमेरिकल करवा देता हूं, ध्यान से सुनो इधर। एक इसका न्यूमेरिकल करवा देता हूं। मैं वर्बली बोलूंगा कि अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, क्या बोल रहा हूं, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉक्स। एक बॉक्स है बच्चों, उस बॉक्स के ऊपर एक 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया। इफ द मास ऑफ द बॉक्स इज 2.5 kg, उस बॉक्स का जो मास था वो 2.5 kg अगर था, तो मुझे एक बात बताओ कि उस बॉक्स के अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। समझ नहीं आया ना? ये एक बक्सा है, मैंने इसको 10 न्यूटन के फोर्स से इधर धकेला, तो बक्सा आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो जब बक्सा आगे जाएगा, बॉक्स आगे जाएगा, तो उसके अंदर कुछ एक्सेलरेशन भी तो प्रोड्यूस होना चाहिए, होगा। अब उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, वो आपको यही बताना है कि उसके अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो अब ध्यान से सुना, 7.5 नहीं, अब इसके अंदर बच्चों हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। अभी हमने पढ़ा था फादर इज इक्वल्स टू मदर, मां। फोर्स कितना है प्यारे बच्चों, 10 न्यूटन। बोल तो सकते हो रगदों, ठीक है। एम कितना है, मास, इनटू एक्सेलरेशन कितना है, ये 2.5 बच्चों। ए की वैल्यू निकालनी है, 2.5 कहां आएगा, डिवाइड में आएगा, इक्वल्स टू ए। हिमांशी यहां से अगर डेसिमल हटेगा तो ऊपर क्या लगेगा बेटा, 0 लगेगा, एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ए विच इज 100/25।
25 की टेबल आती है क्या? मेरे को आती है, बोलो। हाँ 25, अरे 25 वन जा, तो बच्चा आज तक हम क्या पढ़ रहे थे इसको, 25 वन जा, 25 वन जा 25, 25 टू जा, यही पढ़ रहे थे नहीं पढ़ रहे थे हैं ऋतु, यही पढ़ रहे थे ना। तो ये एक्चुअल में बच्चों ये वन जा नहीं होता है, ये होता है 25 वन आर 25, 25 टू आर 50। आज तक किस किस को ये चीज पता थी? ठीक है, तो गधे और घोड़ों में फर्क होना चाहिए, ये याद रखना। ये इस तरीके से हम तो शुरू से बोले जा रहे 25 वन जा 5 वन जा 5 टू जा 10 ऐसा नहीं होता है। 5 वन आर 5, 5 टू आर 10, इस तरीके से होता है। ठीक है ना, देख लो बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं, चल सकते हैं आगे। तो 25 वन आर 25, 25 टू आर 50 कितने टाइम्स जाएगा बच्चों? 4 टाइम्स। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ कितना? 4। यूनिट याद होनी चाहिए, एक्सेलरेशन की यूनिट कितने बच्चों को याद है बताओ? एक्सेलरेशन की यूनिट होती है बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये याद रखना है। कल फिर पूछूंगा मैं एक्सेलरेशन की यूनिट, याद रहेगा तुम्हारे या नहीं रहेगा? कोई दिक्कत हो तो बता दो, सोच लो एक बार। भन्नाट, ये लो भैया, ये आपका न्यूमेरिकल भी करवा दिया मैंने, बोलो तो एक न्यूमेरिकल और करवा दे। अरे ये ले, ध्यान से सुनना इधर। न्यूमेरिकल नंबर 2, कैलकुलेट द फोर्स। क्या कैलकुलेट करना है? अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, जो एक ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया गया है, ऑफ मास 2 टन्स, टन्स ज्यादा हो जाएगा छोड़ो, ऑफ मास 2 kg, कोई बात नहीं, 2 kg produces a acceleration 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स को कैलकुलेट करके बताओ। तो फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? F इक्वल्स टू ma, F इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी है बच्चों? एक्सेलरेशन कितना? फोर्स इक्वल्स टू कितना आ गया? 4 न्यूटन, 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ है। कोई दिक्कत हो तो बता दो, चल सकता हूं बच्चों। तो ये आपके फोर्सेस के बारे में मैंने बहुत कुछ समझा दिया है कि फोर्सेस क्या होते हैं, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड, वेक्टर क्वांटिटी, सीजीएस यूनिट, ऐसा यूनिट। कल की क्लास में कुछ भी पूछ सकता हूं, कुछ भी यहां से रिलेटेड। बात समझ में आ गई क्या? किसने दिया था? न्यूटन बाबा ने दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। चलूं आगे बच्चों। अब हमारे पास फोर्स के कुछ लॉज होते हैं और उन लॉज को हमें अच्छे से पढ़ना है, जिनको बोला गया लॉज ऑफ मोशन। क्या बोला गया? लॉज ऑफ मोशन। आज तुम्हारी जिंदगी बदलूंगा। लॉज ऑफ मोशन, इनको बच्चों न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कौन से भैया ने दिया था? भैया का नाम था न्यूटन भैया, न्यूटन बाबा, सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने दिए थे 3 लॉ, और भैया 3 लॉ से इस दुनिया में जो जो हो रहा है वो तुम समझ सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो हर एक चीज को। बोलो तो बता दो, कितने लॉ दिए थे? 3 लॉ। पहले लॉ का नाम क्या था बच्चों? पहले लॉ का नाम था बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कितने सिंपल थे न्यूटन बाबा, ज्यादा बच्चों को दुखी नहीं करा कि बेटा पहला लॉ कौन सा है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बेटा दूसरा लॉ कौन सा है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन थर्ड का नाम क्या था? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन बाबा सिंपल आ, चले आगे। हाँ, फिर इनसे जब इन एक्सप्लेनेशन जब इनका किया तो इनको और भी नाम दिया गया,
इनको नाम दिया गया बच्चों, पहले लॉ का नाम याद रखना है बच्चों, इसको बोला गया लॉ ऑफ इनर्शिया। कौन सा शिया? इनर्शिया। पहले लॉ का नाम था लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरे लॉ का नाम था बच्चों लॉ ऑफ मोमेंटम। क्या नाम था? लॉ ऑफ मोमेंटम। और तीसरे लॉ का नाम था बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्शन रिएक्शन प्रिंसिपल। क्या नाम था? एक्शन रिएक्शन प्रिंसिपल। याद रह जाएगा। कितने लॉ दिए न्यूटन बाबा ने? 3 लॉ दिए थे। अब अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूं, क्लास खत्म कर रहे हैं, मैं अगर यहां से वॉक कर रहा हूं तो कौन सा नियम लग रहा है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जब आप स्विम करते हो कौन सा मोशन लगता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जब एक रॉकेट को लॉन्च किया जाता है कौन सा मोशन लगता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जब एक फील्डर जो होता है, कीपर को देखा कभी, कीपर ऐसे बॉल को पकड़ता है पीछे की तरफ, तो हाथ पीछे की तरफ लाता नहीं लाता, कौन सा मोशन लग रहा है? कौन सा लॉ लग रहा है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एक चद्दर झटकी कभी तुमने, चद्दर पे मिट्टी हो जाती है सीढ़, तो क्या होता है? चद्दर से धूल अलग होती है या नहीं होती है? कौन सा लॉ है वो बच्चों आपका फर्स्ट लॉ है। कैरम खेला? कैरम में जब हम नया नया कैरम लाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनकी जो काटियां होती हैं उनको अलग अलग तरीके से जमाने की कोशिश करते हैं। फिर एक दिन हम ऐसे भी जमाते हैं, सबसे नीचे वो पिंक वाली, फिर उसके ऊपर काली धोली, फिर हम उसको स्ट्राइकर जब मारते हैं तो कई बार क्या होता है, क्वीन सीधी यहां से निकल जाती है और बाकी वो सीधी की सीधी रह जाती है। कौन सा लॉ लगा? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब ये कैसे लगते हैं? क्या कभी बस में बैठे हो, कार में, बस में, बाइक पे, अचानक ब्रेक लगता है तब क्या होता है? आगे की तरफ जाते हैं। और अचानक गाड़ी स्टार्ट हो जाए तो पीछे की तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं? कौन सा लॉ लगता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये सारे के सारे लॉज में कल एक्सप्लेन करूंगा। मजा आ गया? कोई दिक्कत है? क्लास यूट्यूब पे डाल देंगे ये वाली। हाँ, तो तुम्हारे कोई फ्रेंड्स वगैरह हो तो उनको भी शेयर कर देना, ठीक है।